तो ठीक है, हम लोग पहले थोड़ा बहुत जान लेते हैं एस्केप वेलोसिटी के बारे में और डिटेल में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। तो देखिए एस्केप वेलोसिटी में क्या था। Escape velocity is the minimum velocity required by an object to escape gravitational pull और force of earth, ठीक है ना। तो हमने ये बात देख ली थी। अब थोड़ा जान लेते हैं इसको अच्छे से। एस्केप वेलोसिटी में जो ऑब्जेक्ट हम बोलेंगे वो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी में। कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी में। कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी में। मान लीजिए ये अर्थ है, मान लीजिए ये अर्थ है और ये अर्थ का सरफेस। इस अर्थ के सरफेस पे तो सेंटर से इस अर्थ के सरफेस तक की दूरी आर हो गई, विच इज रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। अब हमको पता है कि अर्थ एक क्या है, सॉलिड स्फीयर है। क्या बेटा, अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है। अर्थ है एक सॉलिड स्फीयर। तो बेटा इसका मतलब एक बात और समझ में आती है मुझे कि ये जो ऑब्जेक्ट जब रखा हुआ है, हमने सीखा था कोई भी अगर ऑब्जेक्ट जिसका मास m हो, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास m हो, अगर वो एक स्फीयर के सरफेस पर रखा गया है तो उसका पोटेंशियल क्या था, जी एम बाई आर, जी एम बाई आर। और मान लेता हूं कि और मैं मान लेता हूं कि इसका जो मास है, इसका जो मास है वो स्मॉल m है। तो जो एनर्जी होगी पोटेंशियल वो होगी माइनस जी, कैपिटल M इज मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू आर। ठीक है बेटा, क्लियर। इसको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी हमको, तभी तो एस्केप होगा, है ना। तो जब हमने इसको वेलोसिटी दी तो मतलब कि इसके पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो मैंने यहाँ पे वी ई लिखा, वी ई का इसका मतलब कि एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर, है ना। इतनी हमने इसको काइनेटिक एनर्जी दे दी। इन्फिनिटी पे जहां पे ये पहुंचेगा वहां पे पोटेंशियल जो होगा जीरो होगा। इन्फिनिटी पे क्या होता है, पोटेंशियल जीरो होता है। और वहां पे काइनेटिक भी क्या होगी, जीरो होगी। तो पोटेंशियल भी जीरो और काइनेटिक भी जीरो। सवाल करने के लिए ये पहलू पता होना जरूरी है, किसका, एस्के वेलोसिटी का। ठीक है बेटा। तो मैंने कहा बच्चे कि यहाँ पे इसका मतलब जो हम कह रहे हैं कि टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी है ना बेटा, जो क्या है, टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी है बच्चे, वो तो क्या है, कंजर्व्ड है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या है बेटा, कंजर्व्ड है ना। कंजर्व्ड है कि सरफेस पे जो पोटेंशियल था, है ना बेटा, पोटेंशियल था, और ये क्या हो गई, इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई। इनका जो सम है वो क्या होगा, इनफिनाइट पे क्या पोटेंशियल एंड काइनेटिक उसके इक्वल, तो जीरो जीरो हो गया। तो यहां से मैंने कहा कि हाफ एम वी ई का स्क्वायर बराबर हो गया जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम इंटू आर। क्या इस एम से ये एम कैंसिल हुआ, क्या वी ई का स्क्वायर टू जी एम बाई आर हुआ। तो क्या वी ई बराबर रूट में टू जी एम बाई आर होगा, बता होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कोई दिक्कत की बात है इसमें, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। ये तो सीखा था परसों हमने, ये सीखा था हमने परसों, है ना। तो अब मुझे पता है कि जिस g की वैल्यू क्या होती है भाई साहब, जी एम बाई आर का स्क्वायर होती है। तो इस जी एम को आप लोग जी आर का स्क्वायर बोल सकते हो। और अगर मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी तो जो एस्केप वेलोसिटी है वो कुछ जी आर का स्क्वायर अपॉन में, यहाँ पे आर है ये कैंसिल, इससे ये उड़ गया। तो वेलोसिटी एस्केप कितनी आ गई बेटा, टू जी आर आ गई। अब मैंने वैसे एक चीज गलत लिख दी, यहाँ पे ना आना चाहिए था कैपिटल आर। मैंने क्या माना है, रेडियस ये माना था, स्मॉल आर मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, स्मॉल आर। ठीक है, और सरफेस से है। अब
आपको बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि मैं कहता हूं कि मास अगर बढ़ेगा, है ना, अगर प्लेनेट का मास बढ़ेगा, अगर प्लेनेट का मास बढ़ेगा तो एस्केप वेलोसिटी बढ़ेगी। आर बढ़ेगा तो घटेगी नहीं, तब भी बढ़ेगी, क्योंकि जब आर बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा। भाई अर्थ क्या है, प्लेनेट क्या है, सॉलिड स्फीयर। क्या है, सॉलिड स्फीयर, भरा हुआ स्फीयर है। जब उसे बढ़ाओगे और बढ़ाओगे तो मास भी तो बढ़ेगा, मास भी तो बढ़ेगा। मास क्या है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। जितना आर बढ़ा उतना वॉल्यूम बढ़ा। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये हुआ, हम यहाँ पे एक बात और जानेंगे बेटा, कि जो एस्केप वेलोसिटी है, जो एस्केप वेलोसिटी है वो डिपेंड नहीं करती, नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। किस ऑब्जेक्ट को एस्केप करवाना है उस पर डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ डिपेंड करती है किस पे, मास ऑफ प्लैनेट पे एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट। ना ही डिपेंड करता है कि किस एंगल में प्रोजेक्ट किया, ना ही इस पे डिपेंड करता है कि उस जिसको कर्व का मास क्या है। क्लियर बात? कोई दिक्कत की बात है? पक्का नहीं है? पक्का नहीं जुवेरिया भाई? ठीक है। अब इसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल भी ले सकते हैं कि सर आपने ऐसे क्यों पढ़ाया, परसों तो आपने ऐसे नहीं पढ़ाया था। बता देता हूँ, चलिए मान लीजिए ये अर्थ है, पिंकी पिंकी अर्थ हो गया, है ना। ये अर्थ का सेंटर, ये अर्थ का सेंटर, इसके सेंटर से r/2 दूरी से, इसके सेंटर से r/2 दूरी से मेरे को एक मास m को करना है प्रोजेक्ट। मतलब कि उसको देनी है एस्केप वेलोसिटी। समझ पा रहे हैं? है ना। जहां पे कि मैं मान लेता हूं r क्या है बेटा, रेडियस ऑफ अर्थ है। r माना मैंने रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है बेटा। इसके बाद मैंने स्मॉल m माना मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने स्मॉल m क्या माना बेटा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके बाद वो कहता है कि फाइंड एस्केप वेलोसिटी, find escape velocity for mass m when placed at a distance of r/2 from center। अब बेटा जोश में आके √2gr मत लगा देना। मैंने प्रूफ किया इसलिए कि आपको ये बात मालूम पड़े कि जो √2gr था वो कहां से था, सरफेस से। कहां से था, सरफेस से। सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है वो सॉलिड स्फीयर के अंदर नहीं होता है। आपको फॉर्मूला लिखवाया गया है, मैंने लिखवाया है कि जब किसी, बस देखो पहली बात तो क्या हो गई कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल मस्ट बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट इन्फिनिटी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी व्हिच इज 0। किसी भी सॉलिड स्फीयर के अंदर पोटेंशियल, चाहे वो 12th में हो चाहे वो 11th में हो, ठीक है, हमेशा क्या होता है, मान लो 12th में होते तो क्या आता है, यहाँ पे के आया था, यहाँ पे जी लिखूंगा, जहां लिखूंगा मास वहां पे आता चार्ज, ठीक है। पर यहाँ पे क्या आएगा, -g मास ऑफ अर्थ, याद आ रहा है पोटेंशियल, अपॉन में 2r का क्यूब इंटू 3r का स्क्वायर
माइनस आर का स्क्वायर। ये पोटेंशियल था। जब पोटेंशियल को मैंने मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन गया, पोटेंशियल एनर्जी बन गया। क्या बन गया बेटा, पोटेंशियल एनर्जी बन गया। और जितनी वेलोसिटी हमको देनी पड़ेगी उसे मैंने वीई माना, तो हाफ एम वीई का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, समझ गए। अब तो यहां हो जाएगा माइनस जी एम बाई 2r का क्यूब। ये जो स्मॉल r है ये क्या है, r/2 की सेंटर से दूरी क्या है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3r का स्क्वायर माइनस r/2 का स्क्वायर प्लस हाफ एम वी का स्क्वायर बराबर 0। तो माइनस जी एम बाई 2r का क्यूब 3r का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर की पावर अपन कितना बेटा 4 प्लस कितना बेटा हाफ एम वी का स्क्वायर बराबर 0। बेटा एलसीएम लिया, 12 माइनस 1 11, तो माइनस जी एम अपॉन में 2r का क्यूब इंटू 11r का स्क्वायर बट्टे 4 बराबर माइनस हाफ एम वी का स्क्वायर। बेटा स्मॉल एम तो मैंने गायब कर दिया ना, इससे लपेट दिया बेटा, माइनस से माइनस लपेट दिया बेटा। अब इस आर स्क्वायर से आर क्यूब लपेटा बेटा, तो कितना आ गया वी का स्क्वायर बाई 2, बल्कि 2 से 2 लपेट दिया बेटा। ठीक है ना, तो वी कितना आएगा बेटा, रूट में जी एम बाय 4r, यहाँ पे 11 भी तो आएगा बेटा। समझे कॉन्सेप्ट क्यों सिखाया आपको मैंने। तो एसके वेलोसिटी याद कर लो सिर्फ, वो अच्छी बात नहीं। जो प्रूफ हमने एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से किया था, क्या किया था मैंने कि इन्फिनिटी से लेके आर तक ले गए, क्या था ना मैंने, तो जी एम एम बाई आर के, वो एकेडमिक्स तक तो ठीक है बेटा, पर अगर आपको क्वेश्चंस लगाने हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, कंजर्व्ड होगी। और अगर वो कंजर्व्ड होगी तो पता होना चाहिए कि सरफेस पे क्या पोटेंशियल है, हाइट एच पे क्या पोटेंशियल है। समझे बात को, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो सवाल एक और देखते हैं। तो हमेशा एसके वेलोसिटी पूछ ले ऐसा भी नहीं है, क्या पता वो ऐसा खेल खेल ले आपसे, क्या पता कुछ ऐसा खेल खेले। अब अर्थ को ग्रीन कर दो, दुनिया सबकी है, मैंने पिंक क्यों किया, वो आते हैं रेनबो वाले, उनके लिए। सब न्यूज देख रहे हैं आज। ठीक है बेटा, अब देखिए फिर सेंटर, यहां से r/2 दूरी पे मैंने क्या रखा है, मास m रखा है। अब मैं कहता हूं मेरे को ना भाई साहब एक ऑब्जेक्ट को भेजना है हाइट 4r पे, कहा बेटा, हाइट 4r, अर्थ से कहा बेटा 4। अब यार तुमको सर यहाँ भेजा यहाँ भेजू तो बेटा बात तो एक ही रहेगी बेटा, ऐसी बकैती नहीं चलेगी बेटा, है ना, सही है। तो 4r दूरी पे अर्थ से एक मास को भेजना है, तो भैया भेजना है, वहां घुमाने उमाने की बात चलने रही है, तो वहां पे कांडी ना जी मानूंगा नहीं। ठीक है, तो फिर से भेजना है, तो मेरे को बात समझ में आती है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या कंजर्व्ड है, क्या बेटा कंजर्व्ड है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों को। सवाल तो बेटा ऐसे ही बनेंगे, सवाल ऐसे नहीं बनेंगे, इजी पड़ेगा। ठीक है ना, टोटल मैकेनिकल एनर्जी में कंजर्व्ड मान लूंगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड मानूंगा। तो इसका मतलब मैं बोलूंगा भाई साहब कि काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल है प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो इनिशियल है मस्ट बी इक्वल्स टू
काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, यही तो बात रहेगी बेटा। अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल अगर वो कह रहा है आपसे, तो बेटा वो तो जीरो हो गई। क्या हो गई? जीरो। पोटेंशियल एनर्जी बेटा आपको मैंने सिखाया था कि एक सॉलिड स्फेयर से अगर सेंटर से दूरी स्मॉल आर है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल होता था -Gm/r। क्या आपको याद है बात? है ना, ये बात पता होनी चाहिए आपको। तो इसका मतलब अगर मैं बात करता हूँ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, भाई वो तो देनी पड़ेगी। अगर स्पीड नहीं दोगे तो यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं ऑब्जेक्ट, है ना। तो वो कितना हो गया? हाफ एम वी का स्क्वायर। अब मैं वी ई नहीं लिख रहा ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि वो एस्केप वेलोसिटी नहीं पूछ रहा है। मैंने ये नहीं पूछा, मैंने पूछा कि हाइट 4r पे पहुंचने के लिए कितनी स्पीड की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया? हाफ एम वी का स्क्वायर। अब मैं यहां बोलूंगा बेटा जी पोटेंशियल एनर्जी, है ना, पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी बेटा अभी सिखाया आपको मैंने, क्या होगा? -Gm/में 2r का क्यूब 3r स्क्वायर -r/2 का स्क्वायर इनटू मास। क्योंकि पोटेंशियल नहीं चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो उस मास से मुझे इनटू करना पड़ेगा। बेटा बराबर में क्या होगा बेटा? काइनेटिक एनर्जी कितना? जीरो प्लस पोटेंशियल एनर्जी कहां पे बेटा? इस पॉइंट पे। बेटा वो क्या होगा? -Gm स्मॉल m अपॉन में है 4r। सेंटर से देखते हैं दूरी बच्चों 5r। दूरी जो स्मॉल r होती है कहां से होती है? सेंटर से होती है ना। तो कितना होगा? r इसका 4r इसका 5r हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा सॉल्व कर लेते हैं इसको जैसा भी आ रहा है। तो कितना होगा? हाफ एम वी का स्क्वायर -G m अपॉन में 2r का क्यूब, 4×3=12 -1 r²/4, ठीक है। क्या यहाँ में सबको सही किया था क्या? हाँ सही किया। आंसर निकालो आप लोग, फोन बात करते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। इसके बाद देखिए, हाँ सॉल्व करता हूँ पूरा अब मैं। -Gm/m/5r बेटा इस r स्क्वायर से ये क्यूब, तो सॉरी ये लपेटे में आया, ये वहां जाके ऐड होगा, तो हाफ एम वी का स्क्वायर बराबर G-Gm/m/r, तो मैं लूंगा कॉमन, ये बचेगा 1/5 और ये बचेगा 11/8, ये तो बचेगा, है ना बेटा। इसका एलसीएम वेलसीएम ले लूंगा कुछ, तो ये बनेगा -Gm/m/r। यहाँ एलसीएम लिया तो 8-55, 8-55 अपॉन में 40 बेटा -Gm अरे यार मैं इतनी बार m, इस m से m काट देता हूँ, है ना। ये 2 से इसे काट देता हूँ, जाएगा 20 हो जाएगा, है ना। तो v, अब ये भी माइनस में आएगा, ये माइनस में प्लस हो गया, तो इसका मतलब वी ई का स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा जी एम 8-55 47 अपॉन में 20r। तो जो अब मैंने वीई को लिख दिया यार, चलो वेलोसिटी जो आएगी कितनी आएगी बेटा? वो 47 रूट में 47 Gm/20r। आई होप सबको समझ में आ चुका। तो ये क्या था कॉन्सेप्ट है किसका? एस्केप वेलोसिटी का। कहीं पर अगर दिक्कत सॉल्व करने में हो तो उसकी गारंटी नहीं है, प्लस हो जाएगा ना ये। अरे पगलैट माइनस कॉमन ले लिया ना मैंने, सिखा रहा हूँ मुझे, ठीक है, समझ गया। चलो भाई, अब बात करते हैं कैपलर्स लॉ की। किसकी बेटा? कैपलर्स लॉ की बात करते
बस बेटा कल भी मैं इसके सारे PYQs जो जेई मेंस के हैं सब डिस्कस कर लूंगा आपसे, तो उसके बाद आप का चैप्टर हो जाएगा, है ना। देखो मैंने पहले ही कह दिया, मुझे बहुत एक अच्छे बच्चे ने बात कही थी कि बैच एंट्रेंस का है ना कि एकेडमिक्स का, ठीक है। हाँ सच बात तो ये है ना, मेरी आंखें खोल दी बच्चे ने। यहाँ पे आप किसी और पर्पज से आए थे, एकेडमिक पर्पज से नहीं आए थे। तो ऐसा नहीं कोर्स पूरा नहीं होगा, पर हम लोग जल्दी कोर्स के चक्कर में चीजों को स्किप नहीं करेंगे, ठीक है ना, समझ गए। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग बेटा कैपलर्स लॉ। कैपलर्स लॉ, कैपलर्स लॉ क्या कहता है बेटा, भाई साहब के 3 लॉ थे इसके। सेकंड पे तो हम बहुत जोर देंगे, ठीक है। फर्स्ट पे तो फिर हल्का फुल्का ही है। वो कहता है कि प्लेनेट जो है वो सन के चारों तरफ, जो प्लेनेट है वो सन के चारों तरफ एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा, है ना बेटा, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा। जहां पे कि सन क्या होगा, सन फोकाई पे माना जाएगा। सन का माना जाएगा बेटा फोकाई पे। प्लैनेट, the planets will revolve around sun in an elliptical orbit where sun is considered to be at one of the foci। किसी भी एक फोकाई पे सन होना चाहिए। एलिप्स में आपको बता दूं, एलिप्स में क्या होता है, 2 फोकाई होते हैं। क्या होते हैं बेटा, 2 फोकाई। ये भी फोकाई है और ये भी फोकाई है। चलो थोड़ा सा समझ लेते हैं बात को, क्या मतलब है इसका सर, क्या बोल रहा है फोकाई। ये प्लैनेट एक, क्या ये एक प्लैनेट। फोकस वो पॉइंट होते हैं, फोकस वो पॉइंट होते हैं, जैसे मान लीजिए ये फोकस है F1 और ये फोकस है F2। नीट में तो बेटा 2 बार ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं डेफिनेशन के बेस पे, किसके, एलिप्स के। तो फोकाई, फोकस ऐसे पॉइंट होते हैं जहां से इनके डिस्टेंस का सम हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। मान लीजिए ये पॉइंट प्लेनेट P1 पॉइंट पे था, एक बार प्लेनेट P2 पॉइंट पे था, एक बार प्लेनेट P3 पॉइंट पे था। तो ये जो डिस्टेंस है ये कुछ ऐसा बन जाएगा बेटा, P1F1 प्लस P1F2, है ना। इसका सम आ गया, दोनों फोकाई से इस पॉइंट का सम आ गया। अब मैं दोनों फोकाई से इसका सम निकाल लेता हूं पॉइंट का। तो बेटा वो क्या होगा, वो होगा P2F1। क्या होगा बेटा, वो P2F1 प्लस P2F2। फिर मैं दोनों फोकाई से इसका सम निकाल लेता हूं, सॉरी F2 आएगा ना, हाँ सॉरी। क्या होगा बेटा, P3F1 प्लस P3F2। बेटा ये सारे ही डिस्टेंस आपस में क्या हैं, ये सारे ही डिस्टेंस आपस में क्या है बेटा, इक्वल है। और समझ गए ये क्यों है बेटा, बाय डेफिनेशन ऑफ एलिप्स। तो हमेशा जो प्लेनेट है, हमेशा जो प्लेनेट है वो सन के चारों तरफ ऐसे घूमेगा कि इन 2 पॉइंट से उसके डिस्टेंस का सम जो है हमेशा क्या आएगा बेटा, कांस्टेंट आएगा। और ये जो 2 पॉइंट होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, फोकाई, फोकस कहते हैं। एक पॉइंट को 2 आ गए तो फोकाई कह दिया, ठीक है। और ये क्या था बेटा, कैपलर्स का फर्स्ट लॉ। क्या था बेटा, कैपलर्स का फर्स्ट। चलिए सेकंड लॉ पे आते हैं। सेकंड लॉ क्या है कैपलर्स का, फिर से यहाँ पे एक सन है ना बेटा,
और यहाँ पे प्लैनेट। प्लैनेट मान लीजिए यहां से यहां गया किसी टाइम टी में, किसी टाइम टी में, और ये टाइम टी बहुत छोटा टाइम है जहां जहां पे हम उसे पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही प्लेनेट यहां से यहां गया सेम टाइम टी पे, जैसे बेटा सेम टाइम टी पे। तो कैपलर का सेकंड लॉ बोलता है कि ये जो एरिया कवर होगा, ये जो एरिया कवर होगा और ये जो एरिया कवर होगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे बेटा, इक्वल। ये दोनों ही एरिया आपस में क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। इसका मतलब कि प्लैनेट सेम टाइम पे इक्वल एरिया स्वैप करेगा, है ना। तो हम यहां बोल सकते हैं कैपलर का सेकंड लॉ, प्लैनेट विल क्या, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन such that they will cover equal area in equal interval of time। बेटा इसका मतलब क्या हुआ, एक टाइम पे एरिया कवर हो रहा है, इसे हम बोलते हैं बेटा एरियल वेलोसिटी। इसे क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, एरियल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी टू कवर एरिया। तो कैपलर सेकंड लॉ के अंदर में जो एरियल वेलोसिटी होती है बेटा, वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। बेटा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। ऐसा क्यों है सर, ऐसी क्या इसे मौत आ गई, ऐसा हो गया, ठीक है। देखते हैं, ये आपने एंगल क्या माना, थीटा। क्या माना आपने एंगल, ये थीटा आपने एंगल, और बहुत ही छोटा एंगल क्या लिया, डी थीटा ले लिया। बेटा ये दूरी अपन ने कुछ आर मान ली, ये दूरी अपन ने कुछ आर मान ली। तो बेटा जहां यहां पे एल क्या होगा बेटा, एल इक्वल्स टू होगा आर थीटा, की लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू रेडियस इनटू थीटा, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू रेडियस इनटू थीटा। तो बेटा क्या मैं ये कह सकता हूं कि डी एल बराबर होगा आर डी थीटा, होगा बेटा, होगा बेटा। डी एल बराबर कितना होगा बेटा, आर डी थीटा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। डी एल लेंथ ऑफ आर्क, बहुत ही छोटी लेंथ। जब ये लेंथ बहुत ही कम होगी ना बेटा, तो आपको ये एपियर होगा एक ट्रायंगल की तरह। किसकी तरह, ट्रायंगल की तरह। और कैसा ट्रायंगल, राइट एंगल। कैसा बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और जब ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको एपियर होगा, तो हम जानते हैं बेटा जो एरिया होता है बेटा क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। और ये एरिया भी तो बहुत छोटा एरिया होगा, तो क्या बोलूंगा, डी ए। क्या बोलूंगा, डी ए। तो ये डी ए की वैल्यू बन गई बेटा हाफ आर, डी एल कितना है बेटा, आर डी थीटा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब बात चल रही है एरियल वेलोसिटी की, तो कितना एरिया कवर हुआ कितने टाइम में। इसका मतलब आप बोलेंगे डी ए बाई डी टी, विच इज हाफ आर आर डी थीटा बाय डी टी। दुनिया को पता है बेटा ये ओमेगा होता है, डी थीटा बाय डी टी इज ओमेगा, है ना, सब जानते हैं बेटा, है ना। तो डी ए बाय डी टी इज हाफ आर इंटू आर ओमेगा। सबको ये भी पता है कि बेटा v इज इक्वल टू कितना होता है, आर ओमेगा।
v इक्वल टू कितना है बेटा, आर ओमेगा। तो मैं कहूंगा डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू हाफ आर वी। बेटा ये मेरे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। अभी हम सत्य पे पहुंचे नहीं है बेटा, सत्य की राह पे हैं, ठीक है, अभी वहां पहुंचे नहीं है। अभी देखो बेटा, मैंने कहा बेटा बख्याती ने यहां पे एक प्लैनेट घूम रहा है, सॉरी ये प्लैनेट था, फिर ये अगली बार यहां पर आया, तो बेटा सेंटर की तरफ को लग रहा है ना एक फोर्स, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलेंगे बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स। मुझे एक बात बताओ, टॉर्क क्या होता है? टॉर्क बेसिकली आप कहते हैं एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, या फिर आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। कुछ बोलते हैं कि जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हैं उस पॉइंट की दूरी क्या है, दूरी कैसी, परपेंडिकुलर दूरी क्या है, कहां से, फोर्स से, कहां से, फोर्स से, है ना। तो बेटा मैं क्या ऐसा ऐसा बोल दूं बच्चे की जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हो, फोर्स तो उसी लाइन से पास कर रहा है, जो फोर्स लाइन है वो उसी पॉइंट से पास कर रही है ना। तो टॉर्क क्या होगा, हमेशा जीरो। इस बात से आप एक बात और निकाल लो कि जितने भी सेंट्रीपिटल फोर्स होंगे, क्या होंगे बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स होंगे बेटा, उनके अबाउट टॉर्क क्या आने वाला है बेटा, जीरो आने वाला है, ठीक है। उनके अबाउट टॉर्क क्या आने वाला है बेटा, जीरो आने वाला है। तो अब मैं यार यहां से ना बात जानूंगा, टॉर्क हमको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क, है ना। तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क। टॉर्क क्या है, जीरो। किसी का डेरिवेटिव जीरो कब हो, जब वो कांस्टेंट है। तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, कांस्टेंट। यार मेरे को ना फिर से एक बात समझ में आ गई कि केपलर्स लॉ के अंदर में एक बात मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम भी क्या आएगा बेटा, कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा, कांस्टेंट है। वो कांस्टेंट क्यों आएगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए टॉर्क क्या बनने वाला था, जीरो बनने वाला। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं, पक्का समझ में आ रही है बातें, ठीक है। अब फिर देखते हैं बेटा, अब क्या होगा। अब क्या कुछ ऐसा हो जाए कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर बराबर क्या है बेटा, कांस्टेंट, है ना, जिसको आपने एल बोला हुआ है। अब एल अपॉन में एम क्या होगा बेटा, वी आर। तो इसका मतलब एल अपॉन में टू एम कितना होगा बेटा, हाफ वी आर। क्या होगा बेटा, हाफ वी आर। यार तो ये हाफ वी आर क्या आ चुका है, हाफ वी आर था। तो मैं क्या कह दूंगा कि डी ए बाई डी टी इज हाफ वी आर इज इक्वल्स टू एल बाई टू एम। और ये सब क्या आ गया बेटा, कांस्टेंट आ गया। तो आपको मैंने अच्छे से समझा दिया कि केपलर्स का सेकंड लॉ क्या था। कोई समस्या, कहीं कोई पॉइंट रह गया हो, हर बात को डेप्थ में बोला गया है, याद रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात देखते हैं बेटा। अब नेक्स्ट बात फिर किसकी होगी, कैपलर्स थर्ड लॉ की होगी। किसकी बेटा, कैपलर्स थर्ड लॉ। कोई बहुत बड़ा काम तो वो भी नहीं है बेटा। कैपलर्स का थर्ड लॉ कहता है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट टू रिवॉल्व अराउंड द सन is directly proportional to the of cube of length of semi major axis, length of semi major axis। सर ये क्या है मेजर एक्सिस, बेटा ये जिस पॉइंट पे, जिस लाइन पे फोकाई होता है बेटा, इसे हम बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं बच्चे, मेजर एक्सिस। तो इसके हाफ को क्या बोलते हैं बेटा,
सेमी मेजर एक्सिस, तो इसमें आर मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं, आर मान रहा हूं। तो टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट टू रिवॉल्व अराउंड द सन, है ना, इसका स्क्वायर सॉरी, is directly proportional to the cube of semi major axis of the ellipse। ठीक है, क्लियर है बेटा। अब बेटा बहुत सिंपल काम है, अगर यहां पे सन है और यहां प्लैनेट इसके चारों तरफ से घूम रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा बेटा, वही फोर्स तो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो क्या होता है, दो, या तो एम वी स्क्वायर बाई आर या फिर एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा बेटा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। बेटा इस स्मॉल एन से ये स्मॉल एम लेवल आगे बेटा गया खत्म। अब बेटा जी एम बाई ये आर नीचे आ गया बेटा, आर का क्यूब बेटा क्या होता है, ओमेगा 2 पाई बाई टी होता है बेटा। ये लो यार, क्या मैं कुछ कह सकता हूं, जी एम बाई आर का क्यूब बराबर 4 पाई स्क्वायर बाई टी का स्क्वायर। बेटा क्या मैं ये कह सकता हूं कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू, आगे ना बेटा बात, कोई दिक्कत, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दुख, तकलीफ, पीड़ा, समझ में आ गया, नोट करें सब बच्चे।